नमस्कार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की इस खास पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। आज हम धारा 511 से 515 को समझने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि ये धाराएं हमारी न्याय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। ये कायदे कानून और असली इंसाफ के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोर्ट के किसी डॉक्यूमेंट में एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो क्या इस मामूली सी चूक की वजह से पूरा का पूरा केस खारिज हो जाना चाहिए, या फिर हमारा ध्यान न्याय के बड़े मकसद पर होना चाहिए? यही वो सवाल है जिसका जवाब ये धाराएं देती हैं और हमें समझाती हैं कि कानून इन छोटी मोटी गलतियों को कैसे देखता है। सबसे पहले एक बेसिक बात जान लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम BNSS कह रहे हैं, इसने पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC 1973 की जगह ले ली है। इसका मकसद है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और भी असरदार और आज के ज़माने के हिसाब से बनाना है। इसलिए इन नई धाराओं को समझना, चाहे वो कानून के स्टूडेंट्स हों या एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी आज की चर्चा का पहला स्तंभ है सारवान न्याय यानी सब्सटेंशियल जस्टिस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून का असली काम इंसाफ दिलाना है, सिर्फ तकनीकी नियमों में उलझे रहना नहीं। धारा 511 और 512 इसी बड़े सिद्धांत पर टिकी हैं। ये पक्का करती हैं कि प्रोसीजर न्याय के लिए काम करे, न कि उसका रास्ता रोके। तो ये धारा 511 आखिर कहती क्या है? ये सेक्शन, जो पुरानी CRPC की धारा 465 जैसा ही है, वो साफ साफ कहता है कि किसी भी काबिल कोर्ट के फैसले को सिर्फ इसलिए नहीं बदला जाएगा क्योंकि समन, वारंट या किसी और कार्रवाई में कोई छोटी मोटी गलती, भूल या कमी रह गई थी। इसका मकसद ही यही है कि फालतू के आधारों पर अपीलें ना हों और न्याय की प्रक्रिया तेजी से चले। लेकिन रुकिए, इस धारा में एक बहुत बड़ी शर्त है। किसी फैसले को सिर्फ और सिर्फ तभी पलटा जाएगा जब उस गलती की वजह से असल में न्याय की विफलता यानी फेलियर ऑफ जस्टिस हुई हो। फर्क समझिए, समन में तारीख गलत टाइप हो जाना एक तकनीकी गलती है, लेकिन अगर उस गलती की वजह से आरोपी कोर्ट पहुंच ही नहीं पाया और उसे अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला, तो इसे न्याय की विफलता माना जाएगा। तो ये न्याय की विफलता है क्या? कानून की नज़र में इसका मतलब है कोई ऐसी बड़ी गलती जिसने केस के नतीजे पर सीधा असर डाला हो और किसी एक पक्ष के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हो। ये एक बहुत ऊंचा पैमाना है। कोर्ट ये देखती है कि क्या गलती इतनी सीरियस थी कि अगर वो न होती तो शायद केस का फैसला ही कुछ और होता। हर छोटी मोटी चूक इसमें नहीं आती। और देखिए, धारा 511 का सबसेक्शन 2 एक और लॉजिकल बात कहता है। अपील कोर्ट ये भी देखेगी कि भाई जिस गलती की बात हो रही है उस पर पहले ही आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई। इसके पीछे का आइडिया ये है कि कोई भी पार्टी जानबूझकर किसी गलती को अनदेखा नहीं कर सकती, ताकि बाद में केस हारने पर उसे एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल इसी सोच पर धारा 512 भी काम करती है। ये प्रॉपर्टी की कुर्की यानी अटैचमेंट के प्रोसेस को बचाती है। ये कहती है कि अगर अटैचमेंट से जुड़े किसी डॉक्यूमेंट में कोई मामूली सी कमी है तो सिर्फ इस वजह से पूरी कुर्की को गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। ये भी पुराने CRPC की धारा 463 जैसी ही है और इसका मकसद भी कानूनी कार्रवाई को बेवजह की तकनीकी रुकावटों से बचाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्तंभ पर, समय पर न्याय। हम सब ने सुना है कि न्याय सिर्फ मिलना नहीं चाहिए बल्कि सही समय पर मिलना चाहिए। देरी से मिला न्याय न्याय न मिलने के बराबर है। धारा 513, 514 और 515 इसी सोच को कानूनी शक्ल देती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, परिसीमा काल या पीरियड ऑफ लिमिटेशन। आसान भाषा में कहें तो ये कुछ खास तरह के अपराधों पर केस चलाने की एक कानूनी एक्सपायरी डेट है। इसका मकसद ये है कि किसी भी इंसान के सिर पर हमेशा के लिए मुकदमे की तलवार न लटकती रहे और सबूत भी वक्त के साथ खत्म ना हो जाएं। धारा 513 इसी बारे में है। धारा 514, जो पुराने CRPC की धारा 468 जैसी है, ये साफ साफ टाइम लिमिट बताती है। अगर अपराध की सजा सिर्फ जुर्माना है तो कोर्ट 6 महीने के अंदर उस पर संज्ञान ले सकती है। अगर सजा 1 साल तक की जेल है तो लिमिट 1 साल है, और अगर सजा 1 से 3 साल तक की है तो ये लिमिट 3 साल होगी। एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, ये लिमिट कोर्ट के संज्ञान लेने यानी कॉग्निजेंस लेने पर है, FIR दर्ज करने पर नहीं।
और हाँ, जो गंभीर अपराध हैं, जिनकी सजा 3 साल से ज्यादा है, उन पर कोई टाइम लिमिट लागू नहीं होती। अच्छा, एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है। अगर एक ही केस में कई अपराध हुए हों जिनकी सजा अलग-अलग है, तब क्या होगा? धारा 514 का सबसेक्शन 3 इसका जवाब देता है। ऐसे में टाइम लिमिट उस अपराध के हिसाब से तय होगी जिसकी सजा सबसे ज्यादा गंभीर है। ये एक लॉजिकल नियम है ताकि सबसे गंभीर अपराध की जांच के लिए पूरा समय मिल सके। तो ये टाइम लिमिट की घड़ी चलनी कब से शुरू होती है? धारा 515, जो पुराने सीआरपीसी की धारा 469 जैसी है, इसके 3 स्टार्टिंग पॉइंट बताती है। नॉर्मली टाइम लिमिट अपराध होने की तारीख से शुरू होती है, लेकिन मान लीजिए पीड़ित को या पुलिस को अपराध का पता ही बाद में चला, या अपराधी कौन है ये बाद में पता चला, तो फिर टाइम लिमिट उस बाद वाली तारीख से शुरू होगी। कानून यहाँ उस तारीख को चुनता है जिससे पीड़ित को न्याय मिलने का मौका न छिन जाए। ठीक है, अब जरा उन लोगों पर फोकस करते हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इन धाराओं से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, इसलिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये कुछ कानूनी शब्द हैं जिन्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सक्षम अधिकारिता का मतलब है वो कोर्ट जिसे केस सुनने का हक है। न्याय की विफलता का मतलब हमने समझ लिया कि ये कोई बहुत बड़ी गलती है। संज्ञान लेना वो पहला कदम है जब कोर्ट किसी केस पर ध्यान देती है। व्यथित व्यक्ति मतलब पीड़ित, और परिसीमा काल मतलब टाइम लिमिट। चलिए, जो सीखा है उसे परखने के लिए एक छोटा सा सवाल। एक जुर्म जिसकी सजा 2 साल है, वो 1 जनवरी 2025 को हुआ था। बताइए, उस पर संज्ञान लेने की आखिरी तारीख क्या होगी? जरा धारा 514 वाले टेबल को याद कीजिए। सही जवाब है 3 साल। क्योंकि सजा 1 से 3 साल वाली कैटेगरी में आती है, तो परिसीमा काल 3 साल का होगा। मतलब 1 जनवरी 2028 तक कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले सकती है। देखा, ये नियम कितने सीधे और प्रैक्टिकल हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि इन 5 धाराओं की इतनी अहमियत क्यों है? ये सिर्फ प्रोसीजरल नियम नहीं है, ये हमारे न्याय सिस्टम के भरोसे और उसकी रफ्तार को पक्का करते हैं। ये दिखाते हैं कि कानून का मकसद इंसाफ करना है, न कि लोगों को नियमों में उलझाना। इन धाराओं का पूरा सार एक शब्द में है संतुलन। एक तरफ ये पक्का करती हैं कि छोटी छोटी तकनीकी गलतियों की वजह से इंसाफ का रास्ता न रुके, और दूसरी तरफ ये एक टाइम लिमिट तय करके पक्का करती हैं कि न्याय के लिए सालों साल इंतजार न करना पड़े। यही है सारवान और समय पर न्याय, जो किसी भी अच्छे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव होता है। उम्मीद है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की इन जरूरी धाराओं पर ये चर्चा आपके लिए साफ और फायदेमंद रही होगी। कानून की ऐसी ही आसान और गहरी समझ के लिए वॉइस ऑफ इंडियन लॉज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कृपया ध्यान दें कि ये जानकारी सिर्फ पढ़ाई के मकसद से है, इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह न समझा जाए। धन्यवाद।